हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास। और आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यानी कि एक ऐसी सभ्यता जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यताओं में से, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट और तमाम तरह के एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इतिहास का मेन पार्ट भी है। यानी कि वो चरण जहां पर मनुष्य, हम कह सकते हैं कि जिसने अपनी सभ्यता का विकास किया, वो काल जिस में हम कह सकते हैं कि हम कितने विकसित थे, कितने आगे थे। दुनिया की सबसे बेहतरीन विकसित सभ्यता। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में वो कहानी, वो पॉइंट बताऊंगा जो आपने ना कभी सुने, ना कभी आपने पढ़े। हल्का हल्का सुना होगा, लेकिन आज मैं उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूं। यस दोस्तों, हर पहलू को हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता चाहे हमारे एक पार्ट में दो खत्म हो या दो पार्ट में खत्म हो, कितने भी पार्ट में खत्म हो, लेकिन उसके एक एक पॉइंट को, एक एक तथ्य को, एक एक कहानी को, एक एक स्टेंजा को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे और साथ के साथ हमारी जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग तैयार करते रहें। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बिना समय गवाए आगे डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों को इस क्लास की पीपीटी और जो कुछ भी मैटर चाहिए, आप फटाफट मुझे मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन के थ्रू, और यहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और ये मेरा परिचय है, संक्षिप्त परिचय, जो आप लोग नहीं जानते और जो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते वहां पर देख सकते हैं, माई सेल्फ मनोज कुमार। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बात करेंगे आगे की। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। कई नामों से जाना जाता है। इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, या कह ले ये विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी कहते हैं। कई सारे रूप हैं, लेकिन अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये एक बात चीज ध्यान रखिएगा। जब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि कैसे पाषाण काल से हम विभिन्न चरणों से होते हुए, जिनमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक पहुंचे। और नवपाषाण काल से उसके बाद में पहुंचे हम लोग ताम्रपाषाण काल में, जिस पर मैंने पूरा एक विस्तृत डिटेल लगभग मैंने आप लोगों को दी है। सभी पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कराई हैं। और उसके बाद ग्रामीण सभ्यता जो हुई थी, उसके बाद शहरी सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे सामने दिखाई देती है, जिसे हम सामान्य तौर पर यह मानते हैं कि लगभग ये 2600 से लेकर के सन 1900 तक अपने पीक पर थी। ये इसका समय का सबसे बेहतरीन माना जाता है। लगभग ये सबसे बेहतरीन काल माना जाता है कि इस समय सबसे पीक पर थी, शहरी सभ्यता थी। और इसके बाद 1900 के बाद लगभग ये सभ्यता खत्म होना शुरू हो गई। अब कहोगे सर ये पता कैसे चली, खत्म कैसे हुई, हमारे पास इसका कोई एविडेंस है, कोई बात है, कोई चीज है? तो दोस्तों देखिए, हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा। हम सिंधु घाटी सभ्यता के इस संदर्भ में हम बात करेंगे इसकी खोज की। ध्यान रखना, हम सभी पहलू डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे इसके नामकरण की, हम बात करेंगे इसके क्षेत्र विस्तार की, कि कहां से कहां तक है क्षेत्र विस्तार, इसकी भी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे इसमें इसके कालक्रम को लेकर के, कि इसका कालक्रम क्या है, किस तरीके से, किसने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, ये सारी चीजें। फिर हम बात करेंगे इनके निर्माता कौन थे, यानी कि किस प्रजाति के लोगों ने इसका विकास किया था। हम बात करेंगे इसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है ना, और इसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं जैसे इनका समाज, इनकी राजनीति, इनका समाज, इनका धर्म, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी कला संस्कृति, इनका विज्ञान, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे इनके पतन को लेकर के। तो ये सारे पहलू हम लोग देखेंगे, लेकिन हर पहलू को डिटेल में। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? होपफुली कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगे।
लेकिन आज की क्लास को बहुत अच्छे से गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा और साथ के साथ आपको इसकी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ऐसी कहानी जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी। बात आती है कि सन 1900 बीसी के आसपास यह सभ्यता खत्म होने लगी थी और लगभग उसके 3500 साल हो गए। लगभग 2000 इधर और उसके बाद लगभग 3500-4000 साल के आसपास हो गए। उसके बाद तक इसकी जानकारी का हमारे पास कोई स्रोत नहीं था। मजेदार चीज है, यानी कि इसके बाद जब यह पतन हो गया तो पतन के बाद इसका हमारे पास कोई स्रोत नहीं था, न पुरातात्विक, न साहित्यिक और न ही मौखिक। कोई चीज नहीं थी हमारे पास इसकी। मैं इसीलिए कहानी एक अलग तरीके से सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सोचिए, लोगों के किस्से कहानियों में भी कहीं नहीं थी, लोक कथाओं में भी कहीं नहीं थी। जबकि कंडीशन यह है कि इसी के समानांतर के लगभग हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इनकी कहानियां जो हैं वो हमारे यूनानी और रोमन लेखकों ने बनाए रखा, यानी कि उनकी कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन हमारी इस सभ्यता की पूरी कहानियां गर्त में चली गई, पूरी तरीके से काल के गाल में समा गई। कोई नहीं जानता कि इसके बाद क्या हुआ, कहां से हुआ, किस तरीके से हुआ। समझ लीजिएगा, कुछ भी नहीं। हालांकि एक हल्का सा संकेत मिलता है, हल्का सा एक संकेत मिला था। कहां से? आपके ऋग्वेद से। ऋग्वेद में एक शब्द आता है हर्यूपिया, हर्यूपिया, और लोग इसको हड़प्पा से जोड़ते हैं। लोगों ने इसे हड़प्पा से जोड़ा। हालांकि यह भी अभी भी विवाद है कि यह हड़प्पा से संबंधित है या कुछ और है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि पतन के बाद इसके 3.5-4 साल बाद भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, गायब हो गई है। जबकि मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता कह लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में लोक कथाएं, लेखकों की कहानियां बहुत सारी प्रचलित हैं, लेकिन हमारी सभ्यता नहीं है। और पहली बार एक संकेत मिलता है तो वो ऋग्वेद से मिलता है। ये शब्द आप नोट करना चाहें, नोट कर लीजिएगा। ये कहानी है जिसको लेकर के आज भी विवाद है। यानी कि हमारी सभ्यता बड़े बड़े टीलों के नीचे दफन हो गई, बेनाम खंडरों के नीचे। समझ लीजिएगा, जिन खंडरों का कोई नाम भी नहीं है, खत्म। लेकिन यह कहानी फिर उभर करके आई दोस्तों, एक व्यक्ति के साथ। एक भगोड़ा सैनिक है, उसने इस कहानी को फिर से उद्घाटित किया। यानी कि कहानी एक भगोड़े सैनिक की है, जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। यस, चार्ल्स मैसन। और इसका साथी है रिचर्ड पॉटर। ये दोनों भगोड़े सैनिक हैं। एक्चुअली में ये कहां काम करते हैं? ये काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की आर्टिलरी में, उनके शस्त्रागार में काम करते हैं। 1827 में ये लोग आगरा में ट्रांसफर हुए। 1827 में आगरा में इनकी तैनाती हुई। सुनना, मजेदार कहानी है ये तैनाती, ठीक है। और मजेदार तैनाती के साथ में ये दोनों वहां से भाग गए। अब कहो कि दोनों भाग गए, यस, लेकिन आपको एक चीज मैं और बता दूं, चार्ल्स मैसन का नाम चार्ल्स मैसन है ही नहीं। इसका नाम है जेम्स लुइस। एक्चुअल जो नाम है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मैसन का इसका वास्तविक नाम था
जेम्स लुइस। आपने चार्ल्स मैसन का नाम कई जगह पर सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि चार्ल्स मैसन ने पहली बार खोज की थी, तो यही है। और ये दोनों सेना से भागे हुए लोग थे, और भागते हुए जो सोचिएगा आगरा से राजस्थान पहुंचे, राजस्थान में बढ़ते 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 बीकानेर पहुंचे, और बीकानेर से आगे होते हुए रेगिस्तान क्रॉस करते हुए सिंध के किनारे पहुंचे, और फिर सिंध नदी के किनारे 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 सिख राज्य की ओर निकल गए। सोचिएगा, सिख राज्य की ओर। और ये 1827 में भागे, भटकते रहे, और 1829 के आसपास ये सिख राज्य की ओर पहुंचे, सिख राज्य में। और वहां पर इन्होंने रावी नदी के पुराने रास्ते पर, जो रावी नदी वर्तमान में बह रही है उस पर नहीं, बल्कि पुराने रास्ते पर इन्होंने टीले देखे, टीले देखे जो कि असाधारण थे, असाधारण रूप से बड़े थे। और वहां के लोगों को भी देखा, लोगों को देखा ईंटें निकालते हुए, ईंटों को निकालते हुए, जिससे वो लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे थे, समझ लीजिएगा, पुराने मार्ग पर। और ये जो जगह टीले जो देखे, ये था आपके हड़प्पा गांव के पास, इसी के पास में हड़प्पा गांव था, एक टीला था, और काफी बड़ा विशाल टीला था। वहां से लोग ईंटें निकालते हैं, अपने घर बनाने रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो जब उनसे बातचीत की उसने, तो बताया कि उन लोगों ने कि ये एक दुष्ट राजा का महल हुआ करता था, दुष्ट राजा का नगर हुआ करता था, और दुष्ट राजा के मरने के बाद ये खंडर हो गया। हम उससे अब ईंटें निकालते हैं, अपना घर बना रहे हैं, क्या करें, अच्छा है। उसने ये सब सारी चीजें उसने भागते हुए दौड़ते हुए उसने नोट कर ली। और सोचना, उसके बाद ये सारी घटनाएं उसने अपनी एक पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तक लिखी बाद में। हालांकि ये रिपोर्ट उसने जाकर के जब पकड़ा गया, तो उसने पकड़े जाने के डर में, जब उसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा था, तो कोर्ट मार्शल से बचने के लिए उन लोगों को यह लालच दिया था कि मैंने कुछ नई चीजें खोजी हैं। तो वहां पर जब बताया गया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित, आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, सारी चीजें की, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, चलो जाने दो। और बाद में जब उसने अपनी किताब लिखी, किताब का नाम था नरेटिव ऑफ द वेरियस जर्नीज ऑफ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द सिख, पंजाब, ध्यान रखना। तो पुस्तक का नाम है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज, वेरियस जर्नीज बलूचिस्तान, अफगान और पंजाब। इस किताब में उसने अपनी सारी बातें लिखी, जो कि पहले वो बता चुका है कुल मिलाकर के। और इसी ने, ध्यान रखा, एक और भी चीज थी, चार्ल्स मैसन ने सिकंदर के एक पुराने नगर की भी खोज की थी, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया द काकेसस। इसने सिकंदर का पुराना नगर खोजा, नगर खोजा, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया द काकेसस। ये रहा, ये खोजा। और इसी ने तीसरा काम किया था, खरोष्टी लिपि पढ़ने में सहायता की, यानी कि इस क्षेत्र में चलने वाली खरोष्टी लिपि को पढ़ने में भी इसने काफी सहायता की है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें उसने की थी। तो चार्ल्स मैसन के संदर्भ में 3-4 चीजें आपको पता चल गई कि पहली बार इसी ने उन हड़प्पा के बारे में देखा, जाना और समझा। अब उसके बाद जब ये सारी चीजें पता चल गई, तो फिर इसके बाद की कहानी शुरू होती है सिंधु सभ्यता की। यस, और कहानी शुरू होती है जब ये खबर पहुंची इसकी। तो सोचिए, एक नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने, सोचिएगा, वहां की यात्रा की, कहां की, हड़प्पा की। जब उसको पता चला था, तो उसने हड़प्पा की यात्रा की, 3 बार की यात्रा।
पहले 1852-53 में की, फिर इसने 1858 के 56 के आसपास की 1856 में, फिर 1872-73 के लगभग की थी। ये रहे 3 बार उसने यात्रा की। और इसी बीच में आपके 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ, का गठन। और इसके महानिदेशक कौन बने पता है? महानिदेशक बने आपके कनिंघम। ये रहे। तो ये उसके दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस क्षेत्र की प्रॉपर तरीके से यात्रा की है, डायरेक्टर जनरल बने। और इसी समय, जिस समय ये सारी चीजें हो रही है, एक बार वो घूम के आए हैं, लेकिन इसी बीच में एक दुर्घटना हो गई, बहुत बड़ी दुर्घटना। और वो दुर्घटना आपको जरूर याद होनी चाहिए, और वो है रेलवे की। रेलवे दुर्घटना आपने सुना होगा। आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि हाँ, पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए इसके पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों की निकालने के लिए इस चट्टानों को, इन टीलों को खोदा गया और उससे पत्थर निकाले गए। लेकिन एक्चुअली में इस बड़ी बात इससे है कि कौन सी रेलवे? एक्चुअली में इस समय एक रेलवे का निर्माण किया जा रहा था। 1856 में 2 भाई थे इंजीनियर, 2 भाई थे, और इनका नाम है जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों के दोनों भाई इंजीनियर हैं, और दोनों को रेल की पटरी के लिए पत्थरों की आवश्यकता थी। अब बात यह है कि ये रेल कहां से कहां तक बनाई जा रही है। बेसिकली रेल बनाई जा रही थी कराची से लाहौर, कराची से लाहौर तक की बनाई जा रही थी। तब इन्होंने पूछा कि भाई पत्थर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले तो कंडीशन ये हुई कि भाई सबसे पहले जॉन ने पता किया, तो लोगों ने ब्राह्मणवाद के टीले के बारे में बताया, टीले के बारे में बताया। ये रहा ब्राह्मणवाद के टीले के बारे में। और इन्होंने इसको पूरा खुदवाया। जबकि इससे पहले आपके अलेक्जेंडर कनिंघम वहां की यात्रा कर चुके थे, लेकिन वहां पर ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो चले आए थे। और उसके बाद जो विलियम ब्रंटन हैं, विलियम ब्रंटन, इसने हड़प्पा गांव के टीले को खुदवाया। और उससे लगभग मान के चलिए तो 100 मील लंबी, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास 100 मील लंबी रेलवे लाइन बिछा दी। ये मैं वो कहानी बता रहा हूं जो आपने हल्की फुल्की सुनी है, मैं पूरी कहानी सुना दे रहा हूं। तो कौन कौन इंजीनियर थे, कैसे कैसे हुआ था। अब सोचिएगा, 2 नगर इन्होंने बर्बाद कर दिए। बाद में जाकर के 1875 में, 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई रेलवे की वजह से बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे सामने से हट गई, हमारी आंखों के सामने ये सब खत्म हो गया। हम लोगों ने बिना महत्व समझे उसको रेलवे के नीचे दबा दिया। लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, समझ लीजिएगा, ठीक है ना? ये समझ लेना। उन्होंने जाकर के फिर इसके बाद में क्या किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने सोचिएगा, हड़प्पा की खुदाई की, और यहां से उनको पहली मोहर मिली। पता है किसकी थी? यूनिकॉर्न की। ऐसी उनको मोहर मिली है, यूनिकॉर्न वाली। यानी कि ऐसा घोड़ा
जिसके माथे पर सींग होता है, और ये उनको मोहर मिल गई। बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने इसको रखा और इसका पहला छोटा उत्खनन करवाया, छोटा उत्खनन करवाया 1872-73 में, जब वो वहां पर तीसरी और अंतिम बार गए। वहां पर एक छोटा सा उत्खनन उन्होंने करवा लिया था कि भाई देखो यहां से क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। और इसकी उत्खनन का जो करवाया, इसकी रिपोर्ट उन्होंने छापी एएसआई की वार्षिक रिपोर्ट में छपी। ये रही एएसआई की वार्षिक रिपोर्ट में छपी, और इसी रिपोर्ट में मोहर का भी जिक्र किया गया, मोहर का भी जिक्र था। ये रहा, और इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत में कोई प्राचीन सभ्यता है। 40 साल तक ये हमारी जो मोहर है, 40 साल तक सब लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बनी रही, 1875 से लेकर के 1920 के आसपास तक, समझ लेना, जिज्ञासा बनी रही। और इस पर जो लेख लिखे हुए थे उसको कनिंघम ने ब्राह्मी लिपि का एक प्रतीक चिन्ह माना था, जो बाद में गलत सिद्ध हुआ कि ब्राह्मी लिपि नहीं है। यह उन्होंने मान लिया था कि यह गलत है। अब बात आती है इसके आगे कि यहां तक आपकी कहानी खत्म हो गई। उसके बाद अगली घटना आती है तीसरी, एक और भी हम कहते हैं। यह घटना है 1904 की। 1904 में भारत का वायसराय है, जानते हैं ना वायसराय कौन था, जिसने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? करजन था या कोई और? क्यों भाई? लॉर्ड कर्जन। कर्जन, और इसने एक कानून बनवाया था जिसका नाम है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, यह 1904 में बनवाया, और इसी के समय में 1904 में ही एएसआई के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल बने थे, ये रहे डायरेक्टर जनरल इसके बने थे। और जॉन मार्शल के अंडर में ही आपके कई लोग रहते थे, इन्हीं के अंडर में कई सारे लोग थे, ऐसा नहीं है कि यही हो। इनके अंडर में कई लोग काम कर रहे थे, उनमें हीरानंद शास्त्री थे, हीरानंद शास्त्री। इनके अंदर में थे दयाराम साहनी। इन्हीं के अंडर में थे आपके, कहा जाए तो, राखला दास बनर्जी, बनर्जी। और इन्हीं के अंडर पर थे माधो स्वरूप बस, माधो स्वरूप वत्स। ये सब, ये अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे कई सारे लोग हैं। ये रहे, ये बने, ठीक है ना। और जब ये थे तो इन्हीं के अंडर में रहते हुए 1914 में जॉन फ्लीट नाम के एक व्यक्ति हैं, जॉन फ्लीट, ध्यान रखना, जॉन फ्लीट को यहां से हड़प्पा से कुछ मोहरें और मिली, ये रही कि भाई यहां से हमें कुछ और मोहरें मिली हैं, सारी चीजें हैं, तो भाई अब तो इसको विस्तृत तौर पर काम करने की जरूरत है, सारी चीजें हैं। तब जाकर के कंडीशन ये हुई कि भाई इसको काम करिए, आदेश दिया गया कि इसकी और खुदाई करवाइए। लेकिन उस समय खुदाई हुई नहीं। क्यों? क्योंकि 1914 से लेकर के 18 तक आपका विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया। बाद में जाकर के 1920-21 में, 20-21 में दयाराम साहनी इस 20-21 में इसका सर्वे के लिए हीरानंद शास्त्री को भेजा गया। हीरानंद शास्त्री भेजे गए कि भाई सर्वे करके आइए। ठीक है भाई, पहले एक छोटा सा सर्वे किया जाए, सारी चीजें हों, चलो कोई बात नहीं, सर्वेक्षण करने के लिए। और
उसके बाद में इन्हें उत्खनन के लिए दो लोग भेजे गए, दयाराम साहनी और एम.एस. वत्स, बस यानी कि माधव स्वरूप वत्स। इन दोनों को भेजा गया कि जाकर के खुदाई करिए। ओके, और इन लोगों ने फिर जाकर के वहां पर खुदाई करना शुरू किया, डिटेल में एक एक करके चीज है। बेसिकली दयाराम साहनी जो हैं पंजाब के इलाके के ही रहने वाले थे, भेड़ा नामक जगह के रहने वाले थे। और दयाराम साहनी पहले सारनाथ के अवशेषों पर अच्छा खासा काम कर चुके थे, जॉन मार्शल के अंडर में रह करके। सोचिएगा, दयाराम साहनी कौन है? ऐसे ही नहीं है राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने आपके सारनाथ अवशेषों पर काम किया। अवशेष इन्होंने ही सहित महेत जो श्रावस्ती जिसको हम कहते हैं, श्रावस्ती की खोज, इसी का पहचान की, इसका उत्खनन किया। यह आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। जॉन मार्शल के साथ मिलकर के इस पर ऑलरेडी वो काम कर चुके थे 1907-8 में पहले ही। अब ये यहां पर गए। अब इन्होंने जब हड़प्पा से खुदाई की तो हड़प्पा से इन्हें क्या मिला? बैलगाड़ी मिली। यहां से इन्हें तांबे के दर्पण मिले, तांबे के दर्पण मिले, बैलगाड़ी मिली, ठीक है ना। और क्या क्या मिला? यहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली। ये सारी चीजें मिली इनको, बहुत सारी चीजें। और इसकी रिपोर्ट फिर पहली बार 1921 में प्रकाशित हुई। और जिस समय ये सारी चीजें चल रही हैं, उसी समय कंडीशन ये है कि एक दूसरी जगह पर एक व्यक्ति और भी काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पर। उनका नाम है राखला दास बनर्जी। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वान हैं। कहीं कहीं राखला दास बनर्जी है, बंदोपाध्याय भी कहते हैं इनको। राखला दास बनर्जी इसी समय पर बिल्कुल पैरेलल वो एक्चुअली में गए हुए हैं सिंधु के क्षेत्र में घूमने। ये सिंधु के क्षेत्र में घूम रहे थे, ठीक है ना। और घूमते घूमते इन्होंने एक टीला देखा, इन्होंने देखा। और इस टीले को लोगों से पूछा तो लोगों ने इसे स्तूप बताया। बोले कि स्तूप है। तो इन्होंने सोचा कि स्तूप है तो इसका मतलब है ऊपर से कठोर होगा और सारी चीज होगी, ये कुछ 100 साल पहले की बातें होंगी। भाई ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो गुप्त मौर्य काल तक का इतिहास होगा इसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। स्तूप के अवशेष हैं। लेकिन जब इन्होंने इसका परीक्षण किया तो उनके होश उड़ गए। सोचना, उनके होश पूरी तरीके से उड़ गए। आश्चर्यजनक उनको चीजें मिली। क्या क्या मिला? यहां से उनको मोहरें मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली, मोहरें मिली, मातृ देवी की मूर्तियां मिली, और अन्य वस्तुएं भी मिली, अन्य वस्तुएं भी मिली। यानी कि लगभग ऐसी ही वस्तुएं हड़प्पा से पहले भी मिल चुकी हैं। और इनकी जो मोहरें हैं लगभग हड़प्पा जैसी मिलती जुलती हैं। और इसी समय फिर इन्होंने क्या किया? एक महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने मार्शल को चिट्ठी लिखी। पहले भाई फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, और चिट्ठी में इन्होंने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, और इनकी मोहरों के बारे में भी बताया। और जब ये सारी चीजें खुली तो जब जानकारी, सोचिएगा, जॉन मार्शल तक पहुंची तो उनके तो कंडीशन ही एकदम आश्चर्यजनक हो गई। बोले कि ये क्या है?
और देखा तो पता चला, फिर वो लौट के आए, वहां पर मिले सारी चीजें की, तो देखा तो बल्कि दोनों एक जैसी चीजें लग रही हैं। यस। और बाद में जाकर के मार्शल ने इसकी खोज का श्रेय, इसकी खोज का जो श्रेय है वो राखला दास बनर्जी को दिया, बनर्जी को दिया। और यह घटना है आपके 1922 के आसपास की, ये सारी जो चीजें हुई थी। ये जो चिट्ठी लिखी थी वो 1923 की है, और ये जो खोज हुई है ये है 1922 की, राखला दास बनर्जी ने। तो सोचिए, हड़प्पा की खोज किसने की है? चार्ल्स मैसन ने, बाद में कनिंघम ने, और उसके बाद में मार्शल ने, ठीक है ना। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? राखला दास बनर्जी ने। ये याद रखिएगा। एक एक कहानी बता दे रहा हूं कि आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो किसी भी स्तर का, किसी भी लेवल पर। बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, कुछ किया नहीं। ओके। तो राखला दास बनर्जी को दिया, लेकिन कंडीशन ये थी राखला दास बनर्जी की 1930 में 45 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ये तबीयत खराब हो गई, वहां का एक अलग तरह की जलोदर टाइप की, कह सकते हैं हैजा, डायरिया, कुछ भी कह लीजिए। बाहर घूमते हैं, खाना पीना है, पानी की समस्या है, इस तरह की चीजों से उनको बीमारी हुई और अल्टीमेट उनकी डेथ हो गई कुल मिलाकर के। तो ये 1930 में एक दुखद घटना हमको मिलती है। और उसी समय 1924 में, जब ये बात की बात है, 1924 में एक चीज होती है, तीन लोग मिलकर के बैठे हैं, तीन लोग मिले। कौन कौन? मार्शल, दयाराम साहनी और वत्स। ये तीनों लोग बैठे हुए हैं और तीनों ने दोनों स्थलों के चिन्ह, वस्तुएं, सभी का मिलान किया, सभी का मिलान किया। और मिलान करने के बाद पता चला कि ये सब एक जैसी हैं, और यहीं पर निष्कर्ष आया कि यह बड़ी सभ्यता के दो स्थल हैं। यानी कि एक बड़ी सभ्यता है जिसके दो महत्वपूर्ण स्थल ये हैं, समझ लीजिएगा। और जब निष्कर्ष निकल करके आया तो कंडीशन ये थी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो एक ऐसी खोज पर खड़े हुए हैं जहां से उन्हें यह एहसास होने लगा कि इतिहास बदलने वाला है। यस, यानी कि अब भारत का इतिहास पुनः लिखा जाएगा। और अल्टीमेट ये हुई कि 20 सितंबर 1924 को 20 सितंबर 1924 को मार्शल ने लंदन में न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित करवाया, प्रकाशित किया कि भारत में एक विशाल सभ्यता की खोज हो चुकी है। और न्यूज़पेपर का नाम था इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ये रहे। इसमें प्रकाशित करवाया कि भारत में एक बेहतरीन, बड़ी, विशाल सभ्यता की खोज हो चुकी है, ये उन्होंने बता दिया। अब जिस समय ये सारी चीजें हुई, उसी समय एक घटना और हो रही है विश्व के दूसरे कोने में। इसी समय मेसोपोटामिया में कुछ पुरातत्वविद काम कर रहे हैं, पुरातत्वविद काम कर रहे थे, और उनके पास कुछ मोहरें थी जो मेसोपोटामिया की नहीं है। मोहरें थी बिल्कुल अनजान, अल्पज्ञात, जो मेसोपोटामिया की नहीं थी,
क्योंकि मेसोपोटामिया की खोज कर चुके थे, सारी चीजें हो चुकी थी, और भी चीजें निकाल रहे थे। और ये काम कहां कर रहे थे? मेसोपोटामिया के जो उनके नगर हैं, उर और किस में। ये नाम आपने सुने होंगे। और किससे हमें मेसोपोटामिया के सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ हमको चिन्ह मोहरें वगैरह मिली हैं, तो ये वही हैं। अब भूलोगे नहीं कभी फैक्चुअल चीज भी, अब जिंदगी में नहीं भूलने वाले, ठीक है ना। और जब यहां पर खोज कर रहे थे, कंडीशन ये थी कि जब इन पुरातत्वविदों ने पेपर में यह न्यूज देखी, मोहरों का मिलान किया, मोहरों का मिलान किया, तो पता चला कि ये तो सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा की जैसी है, हड़प्पा के सिंधु या हड़प्पा की जैसी हैं, समझ लीजिएगा। और इसी समय ये स्पष्ट हो गया किस बात का? कि दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध थे। अब समझ में आ गया व्यापारिक संबंध की जानकारी हमें कहां से मिली। ये रही। मैं अभी देखिए, अगर ये बैकग्राउंड ही क्लियर ना हो कि खोज कैसे हुई, किस तरीके से हुई, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फैक्चुअल पढ़ना है तो बेटा किताबों में लिखा हुआ है, मैं वो भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन ऐसी चीज जानिए जहां पर कहानी, कंसेप्ट और आपकी जरूरत की चीजें इतनी डीप में कि आपने कभी नाम सुना भी ना हो। ये रहे कुल मिलाकर के। तो इस तरीके से ये आपके संपर्क में आए। और इसके बाद में 1927 से लेकर 31 तक कुछ एक घटना और होती है। 1927 से लेकर के 31 तक एक व्यक्ति हैं अर्नेस्ट मैके। ये रहे। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। किसकी? मोहनजोदड़ो की और खुदाई की। और इनको मिली आपकी दो मूर्तियां विशेषकर, एक नर्तकी की मूर्ति और दूसरी एक साधु यानी कि पुरोहित राजा की मूर्ति, पत्थर की और ये कांसे की। ये है कांसे की और ये है प्रस्तर की। अब समझ में आ गया नर्तकी की मूर्ति किसने खोजी? ये रहे। और साधु की मूर्ति किसने खोजी? ये रही। वही दाढ़ी वाले बाबा, याद आ रहा है? नहीं, यही है वो चीज। मजेदार है ना? कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। बता रहा हूं, ऐसी कहानी कोई सुनाएगा नहीं आप लोगों को, ये ध्यान रखना। मैं चाह रहा हूं कि एक एक चीज आप लोग अच्छे तरीके से कर लें। ओके, तो बस करते जाइएगा, जो पढ़ाऊंगा वो आपके लिए मजेदार होगी। ये हो गया। और इसके बाद आ जाइए, एक तीसरी घटना और भी है। अगली घटना 1944 की। यहां पर आए व्हीलर। ये रहे। और व्हीलर बने आपके एएसआई के डायरेक्टर जनरल बन करके आए थे। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बन करके आए थे। और इन्होंने आकर के सबसे पहले तो मार्शल की खुदाई की आलोचना की। बोले क्यों? बोले कि मार्शल जो खुदाई कर रहे हैं वो ऐसे कहीं ऐसे जगह जगह ऊपरी सतह पर खुदाई कर रहा है, यानी कि ये क्षैतिज खुदाई कर रहे हैं और वो भी टेढ़ी मेढ़ी क्षैतिज चल रही है। जबकि इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसकी लंबवत और स्तरीकृत खुदाई होनी चाहिए। स्तरीकृत खुदाई होनी चाहिए। ये समझ लिया कैसे? ये रही, उसके बाद ये रही, उसके बाद ये रही, उसके बाद ये रही। यहां पर इसी तरीके स्ट्रेटा लेवल पर ये रही।
इस तरीके से इससे हमें यह पता चलता है कि उससे पहले और कितनी बार वो सभ्यता बनी और विकसित हुई। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करने का श्रेय किसको जाता है? व्हीलर को। तो समझ लीजिएगा, यही है आपके, कहा जाए कि वैज्ञानिक रूप से उत्खनन कार्य किया इन्होंने। वैज्ञानिक रूप से उत्खनन करने का कार्य इन्होंने ही किया था, लंबत, समझ लीजिएगा। और इन्होंने ही ये थ्योरी दी। क्या थ्योरी? जो आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इन्होंने बताया कि हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो दोनों एक ही सभ्यता के दो केंद्र हैं, नंबर एक। दूसरा कि यह सभ्यता के तीन चरण हैं। बोले कौन कौन से? एक पूर्व हड़प्पा, दूसरा परिपक्व हड़प्पा और तीसरी है उत्तर हड़प्पा। ये रहे, यानी कि हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के समय में, हड़प्पा के बाद। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसके तीन चरण मिलते हैं। जो मैच्योर फेज है, जिसे हम 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं, ये वही है। अब बात आती है कि इसका काल निर्धारण कैसे कैसे किया, किस किसने किया, किस किस तरीके से किया, रेडियो कार्बन डेटिंग कैसे हुई, कहां कहां हुई, इन सब के बारे में अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में, कि इसका नामकरण, इसका भौगोलिक विस्तार, उसका कालक्रम, ये सारी चीजें आज मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया है, पूरा का पूरा एक कहानी के तौर पर कि कैसे कैसे इस सभ्यता का विकास हुआ, किस तरीके से चीजें हुई। जैसे ये देखेंगे तो ये परिपक्व हड़प्पा, ये पूर्व हड़प्पा और ये उत्तर हड़प्पा का कंसेप्ट है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इनका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक है, पूरा का पूरा ये रहा, किस तरीके से है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि फैक्चुअल भी नहीं छोड़ेंगे, कंसेप्चुअल भी नहीं, कहानी भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि उसका उद्भव को लेकर के व्याख्याएं कैसे आई, किस तरीके से आई, इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए गए, वी विल डिस्कस ऑल फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी एंड सीयूईटी, अदर एग्जाम जितने भी हैं आपके, सब के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में।